बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना हमने पूरी तरह से सीख लिया है। आगे हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L या इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। याद करो, शेड्यूल थर्ड, पार्ट सेकंड या पार्ट बी में क्या दिया हुआ है आपका, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है वो दिया हुआ है। ठीक है, बड़ा आसान है, देखो समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। पार्ट 2, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या समझेंगे आज यहां पर? पार्ट 2, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान देना, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। पता है अपने को ये बात? आगे ध्यान दीजिए, कुछ इस तरह से फॉर्मेट बनता है। देखो, अब इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहे हो, देखो बहुत ध्यान से समझना है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? इनकम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब क्या होता है बेटा? एक बहुत आसान तरीके से समझे ना अगर इसको अपन, इनकम स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट। क्या हो गया? टेक्निकल इशू है। हाँ भाई, ध्यान दो, क्या बता रहे थे बेटा अपन कि इनकम स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब क्या है बेटा? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो क्या आ जाएगा बेटा? प्रॉफिट। अब बस ये ध्यान रखना, ये जो प्रॉफिट है ना, ये है बिफोर टैक्स। ये जो प्रॉफिट है कौन सा है बेटा? बिफोर टैक्स। टैक्स बिफोर है तो इसमें से क्या लेस कर दो? टैक्स लेस कर दो, तो अब प्रॉफिट कौन सा आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही पूरा इनकम स्टेटमेंट है। अगर इस पूरे इनकम स्टेटमेंट को बहुत ब्रीफ में देखा जाए ना, तो यही है और कुछ नहीं है। इसके अलावा फर्क क्या है? बस ये जो इनकम है ना, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब किसी भी बिजनेस की बात करो तो उस बिजनेस के पास इनकम के सिर्फ और सिर्फ दो ही सोर्स है। अगर बिजनेस है तो कुछ ना कुछ बेच रहा होगा, कुछ तो बेच ही रहा होगा, चाहे वो गुड्स बेच रहा हो, चाहे वो सर्विसेज बेच रहा हो, कुछ ना कुछ तो निश्चित रूप से क्या कर रहा होगा बेटा? सेल कर ही रहा होगा। अगर वो बिजनेस है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ क्या कर रहा होगा? सेल कर रहा होगा। तो पहली इनकम तो कहां से आएगी? सेल्स से, जिसको आजकल कहा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या कहा जाता है इसको? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अदर और सेल्स। माल बेचकर जो पैसा मिला। इसके अलावा कहीं से भी पैसा मिल रहा हो, इसके अलावा कहीं से भी पैसा मिल रहा हो, कहीं से भी, चाहे वो बिल्डिंग का किराया आ रहा है, चाहे वो कमीशन आ रहा है, चाहे वो ब्याज आ रहा है, वो सब किसमें आ जाएगा? अदर इनकम में। हो गए दो पार्ट, इनकम के दो पार्ट हो गए। कौन कौन से? पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा अदर इनकम। बात करें बेटा किसकी अपन? एक्सपेंसेस की। अब बहुत माइनर वे में सोचो ना, आप तो बहुत ज्यादा डिटेल में क्यों जाते हो? खर्चे कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। याद रह जाएगी बात, बड़ी सिंपल सी बात है। कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? डायरेक्ट और, बहुत बढ़िया, अब उसको भूल जाओ अभी के लिए, है ना, सीपीटी में काम आएगा, अभी भूल जाओ। ये मत सोचो, स्टेप बाय स्टेप सोचो। क्या सोचो? स्टेप बाय
स्टेप सोचो। अब ये स्टेप बाय स्टेप कैसे सोचे? स्टेप बाय स्टेप तो स्कूल है ना? सोचना कैसे उसके बारे में? पहले सोचो, बेच रहे हैं तो बना भी रहे होंगे, या तो बना रहे होंगे या फिर खरीद के बेच रहे होंगे। बना रहे होंगे तो भी रॉ मेटेरियल खरीदा होगा, प्रोसेसिंग में खर्चा आ रहा है। खरीद कर बेच रहे होंगे तो परचेज किया होगा। एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लिया है, कर्जा लिया है, उसके ऊपर खर्चा हो रहा है, फाइनेंस कॉस्ट हो गई। वो एसेट्स है, उनके ऊपर डेप्रेशन लग रहा है। कई तरह के खर्चे होते हैं। तो हमने बस क्या किया, एक्सपेंसेस में उन सारे खर्चों को कैटेगराइज कर दिया है। जैसे देखो, स्टेटमेंट बड़ा फॉर्मेट बड़ा सिंपल है। पहला, सबसे पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा अदर इनकम। ये दोनों सेक्शन, ये क्या हो गया, इनकम वाला पोर्शन हुआ कि नहीं हुआ? पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा अदर इनकम, इनकम वाला पोर्शन हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? टोटल रेवेन्यू। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है ना? उसके बाद एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपका जो मटेरियल कंज्यूम हो रहा है उसमें कुछ खर्चा तो आया होगा ना। अगर परचेज कर रहे हो, खरीद कर बेच रहे हो, तो स्टॉक को आया होगा, वहां पर जो भी दे रखा है उसको आप लिख दो, यहां पर खर्चे में आ जाएगा। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस है, स्टॉक इन ट्रेड। अगर इनकी इन्वेंट्री में कोई चेंज है तो वो चेंज भी एक्सपेंडिचर में माना जाएगा। कहां गया चेंज होकर, जाएगा कहां? मतलब वो बिक गया तो खर्चा हो गया। मतलब कुल मिलाकर या तो ये दोनों आएंगे या ये आएगा, ये ध्यान रखना है ना। और कई बार क्वेश्चन में दोनों दे रखा हो, हमको मतलब नहीं, हमें जो चीज दे रखी है हम उसको लिख देंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो एम्प्लॉयज के ऊपर होते हैं, जो किसके ऊपर होते हैं? उनको सैलरी देनी है, उनको ट्रैवलिंग अलाउंस देना है, उनके कैंटीन का खर्चा है, उनका मेडिकल का खर्चा है, कुछ भी है जो किसके ऊपर हो रहा है बेटा? एम्प्लॉयज के ऊपर। फाइनेंस कॉस्ट, कर्जा लिया है उसके ऊपर ब्याज दे रहे हो। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन का मीनिंग मैं आपको स्पेशली बता चुका हूं स्पष्ट रूप से। अमोर्टाइजेशन मतलब इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जो डिडक्शन होता है वो खर्चा हो गया। और अदर, अब इनके अलावा जो बचा सब अदर में आ गया। रेंट आ गया, कमीशन आ गया, लीगल एक्सपेंस आ गए, ऑडिट फीस आ गई, सारे खर्चे, सारे खर्चों का टोटल कर लिया हमने। टोटल करके टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस घटाएंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स लेस कर दो, क्या आ जाएगा? सिंपल सा काम है। कोई डाउट है यहां तक? बड़ी सिंपल सी चीज थी, कोई इसके अंदर मुश्किल काम नहीं था। है कुछ मुश्किल? अब इन सारे आइटम्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो, सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स रिगार्डिंग स्टेटमेंट ऑफ P&L। सबसे पहले क्या लिखा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी ना, ये इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है? इंटरेस्ट रिसीव हुआ, हम क्या मानेंगे? अदर में आएगा ना। लेकिन वही अगर बैंक है तो बैंक का तो काम है पैसा बेचना है, उसको तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। तो वही चीज यहां पर दी हुई है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है इट इज द रेवेन्यू अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। इट विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स एज फॉलोज। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो सेल हुई है वो, इसमें से क्या घटाएंगे हम? सेल्स रिटर्न। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो सेल ऑफ स्क्रैप, प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो स्क्रैप जो बचता है उसको बेचते हैं, वो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही पार्ट है। या अगर एक्साइज ड्यूटी हुई है तो उसको हम लेस कर देंगे, ध्यान रखना। एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट हुई है तो मतलब वो मिल गया पैसा हमको। एक्साइज ड्यूटी लगती है प्रोडक्शन के ऊपर, और वो पैसा मिल जाए तो वो रेवेन्यू नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, ये किसके लिए? नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज के लिए। फाइनेंसिंग कंपनीज के लिए इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, इन्वेस्टमेंट को बेचने पर प्रॉफिट लॉस, वो अगर कोई प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, या रेवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। लेकिन ये सारे आइटम अगर किसके बारे में कंसिडर किए जाएंगे तो ये सब अदर इनकम में चले जाएंगे। ठीक है, जैसे हम बात करें अदर इनकम की, क्या है? अदर इनकम इज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू दैट इज नॉट अर्न्ड फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटीज, जो कि नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से अर्न नहीं हो रहा है। इट शैल बी क्लासिफाइड एज इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर लॉस है तो उसको लेस कर देंगे। क्लियर? अदर में रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, ट्रांसफर फीस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, रिटर्न ऑफ, कोई क्रेडिटर था वो हमसे पैसे नहीं मांग रहा है, फायदा ही हो गया ना, वो भी इनकम हो गई। एक्सेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, डाउट रिटर्न ऑफ 11 में पढ़ के आए हो, पीवीडी ज्यादा हो जाता तो उसको क्रेडिट साइड में हम लिख देते थे। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रायर पीरियड इनकम, कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के बात ये है
नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के अलावा कुछ भी है, न्यूज़पेपर की रद्दी बेची, कोई हम प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंसी दे रहे हैं किसी को, उसकी कोई फीस हमको दे गया, ठीक है, या किसी को हमने लोन अरेंज कराया उसके बदले हमको कोई फीस मिल गई, रिफंड, इनकम टैक्स का रिफंड हमारे पास आ गया, कुछ भी हो सकता है, वो सब किस में आएगा बेटा? अदर इनकम का पार्ट है। नॉर्मल सेलिंग एक्टिविटीज से इनकम नहीं होनी चाहिए। सेलिंग एक्टिविटीज से होगी वो कहां जाएगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। क्लियर? अब एक्सपेंसेस को क्लासिफाई करें। सबसे पहला क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये फॉर्मूला याद रखना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, वही क्या होती है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है। नोट्स टू अकाउंट्स में इसी को लिखना पड़ता है। सब चीजें देखिए ना, ध्यान रखना है इस चीज का। क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, यही क्या है? मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, आगे बात करूं? कंफर्म? अगला क्या है बेटा, ध्यान देना, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब खरीदते भी तो है ना माल, स्टॉक इन ट्रेड देखो अलग है, मटेरियल अलग है। मटेरियल में भी परचेज था, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अलग चीज है, स्टॉक जो आपने परचेज किया है वो अलग चीज है। स्टॉक मतलब जो बना बनाया गुड्स आप डायरेक्टली परचेज कर रहे हो, ठीक है ना? द टर्म स्टॉक इन ट्रेड मींस परचेज्ड फॉर रीसेलिंग। परचेज फॉर प्रोडक्शन वो रॉ मटेरियल हो जाता है। परचेज स्टॉक किसको कहते हैं हम? परचेज फॉर रीसेलिंग। बात समझ में आई? इन केस द कंपनी कैरीज आउट फर्दर प्रोसेसिंग ऑन द गुड्स परचेज्ड, दे आर नॉट क्लासिफाइड एज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपने उन पे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए खरीदा है तो वो क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल खरीद कहलाएगा, बट बिकम्स द पार्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अंतर समझ में आ गया ना? पार्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्रोडक्शन के लिए होगा और परचेज ऑफ स्टॉक किसके लिए होगा बेटा? फिनिश्ड गुड्स परचेज करके डायरेक्ट बेचना है अपने को। क्लियर? Likewise, if any semi-finished goods or materials are purchased for further processing, the same should be included in the cost of material consumed. है ना? ये कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि आधा काम तो दूसरी फैक्ट्री में हो गया, अब दूसरी फैक्ट्री में जितना माल बन गया वो हमने खरीद लिया, अब हम उसके ऊपर कुछ काम करेंगे। हम कुछ काम करेंगे ना, नया बनाकर बेचेंगे, जैसा खरीदा एज इट इज वैसे नहीं बेच रहे। अगर कुछ भी उसमें प्रोसेस करके बेचेंगे, चाहे सामने से कितना भी प्रोसेस होके आ गया हो, वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का ही पार्ट होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है किसी को? आगे बात करें, अगला क्या है बेटा इसके अंदर? चेंज इन इन्वेंट्री को शो करने का तरीका है। ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, किसकी? फिनिश्ड गुड्स की। फिर वर्क इन प्रोग्रेस की, ऐसी रॉ मटेरियल, ये स्टॉक इन ट्रेड की है ना। जो तीनों का आंसर आएगा वही यहां पर आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत है? नेगेटिव में भी आ सकता है सर, कोई घबराना नहीं, माइनस के अंदर उसको लिख देंगे। इनकम में जाके मत लिखना भाई, एक्सपेंसेस नेगेटिव में आ रहे हैं तो मतलब इनकम है, एक्सपेंसेस नेगेटिव में आ रहे हैं तो भी उसको इनकम में नहीं लिखना, लिखना हमको कहां है? एक्सपेंडिचर में ही है उसको। क्लियर है? कोई भी डाउट है किसी को? आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्या है बेटा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? वेजेज पे करेंगे, सैलरी देंगे, बोनस देंगे, लीव एनकैशमेंट देंगे, मतलब छुट्टियां अलाउड थी उसको, उसने छुट्टियां ली नहीं तो उनके बदले फिर उनको पैसा दिया जाता है। किसी आदमी को हर साल की 15 छुट्टियां मिलती है, अब उसने पूरे साल एक भी छुट्टी नहीं मिली तो उसको 15 दिन का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। 12 महीने की सैलरी तो मिलेगी, मतलब एक साल में उसको 12.5 महीने की सैलरी मिलेगी। फिर वहां पर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड्स लाइक ग्रेचुटी फंड, सुपर एनिवेशन फंड, ये सब मिलेगा आपको। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, कैंटीन के खर्चे, मेडिकल खर्चे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम का खर्चा वापस आ गया, ये वही है आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय ऑप्शन वाला ही। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, ये सब एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा हो रहा है। कुल मिला के बात ये है, कहां जाएगा वो? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? ध्यान देना, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट के खर्चे, आपने लोन लिया उसके ऊपर ब्याज दिया, ओवरड्राफ्ट आपका हो गया उसके ऊपर ब्याज दिया, आपने डिबेंचर या पब्लिक डिपॉजिट लिया उसके ऊपर ब्याज दिया। दूसरे होते हैं बोरोइंग कॉस्ट, ये इसमें क्या होता है, जैसे आपने डिबेंचर इशू किया डिस्काउंट पर, तो वो डिस्काउंट पे जब तक नहीं आएगा वो यहाँ पे दिखाया जाएगा उसको, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, देखना कई बार लोन लेते हो ना तो लोन लेने के भी कुछ चार्जेस लग जाते हैं ना, वो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस हो गया। गारंटी चार्जेस, हम कई बार कहीं किसी को गारंटी देने गए ना तो उसके भी हमसे कुछ पैसे ले लिए जाते हैं। या कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, हमारा पैसा एक खाते में जमा है,
उसको हम कहीं और डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं, डिपॉजिट को चेंज करना चाह रहे हैं, एफडी को चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ भी उसके लिए कई बार कमीशन पे करना पड़ जाता है। ये सब किस में आएंगे बेटा? सारा आएगा फाइनेंस कॉस्ट में। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट के अलावा और क्या हो सकता है, ध्यान देना। डेप्रिसिएशन सब जानते हो, डेप्रिसिएशन का मतलब फिक्स एसेट्स के ऊपर जो होता है, एमोर्टाइजेशन मतलब जो इनटेंजिबल, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स पे जो की वैल्यू में रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन। और इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यू में जो डिक्रीज होगा वो क्या कहलाएगा? अमोर्टाइजेशन। वही है, इसके अलावा और ये कुछ भी नहीं है। और अदर एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ लूज टूल्स, स्पेयर loose tools, spare parts, stores, power, fuel, carries inward, carries outward, freight, manufacturing expenses, rent, rates and taxes, insurance, discount allowed, commission allowed, bad debts written off, repair, बिल्डिंग की, मशीन की या किसी की भी, ट्रेड एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, एक्साइज ड्यूटी पेड। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी पेड, बैंक प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, मतलब कोई भी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, लीज रेंट, डायरेक्टर्स फीस, ऑडिट फीस, कन्वीनियंस फीस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कुरियर एक्सपेंसेस, टेलीफोन, एंटरटेनमेंट, बिजनेस प्रमोशन, शेयर इशू, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक चलिए।
हाँ भाई, यहां तक क्लियर है सबको? आने दे। हाँ, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को यहां तक? कंफर्म? आगे बढ़े। देखिए, अब इसमें एक क्वेश्चन बचा हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान समझना, क्या दिया है आपको कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडिंग March 2017 शोइंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या लिखा है? शोइंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमसे मांग भी नहीं सकता वो। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। प्लांट एंड मशीनरी, ये तो बैलेंस शीट का पार्ट है। लैंड, बैलेंस शीट का पार्ट है। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये अपने पास आ गया डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में। परचेज एडजस्टेड दे रखा है अपने को, तो ये एक्सपेंसेस में आ जाएगा डायरेक्ट। एडजस्टेड परचेज का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, फिर क्लोजिंग स्टॉक से हमको कोई लेना देना है नहीं। वेजेज एम्प्लॉय बेनिफिट में, सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सैलरी एम्प्लॉय बेनिफिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, फाइनेंस कॉस्ट। अब 10% डिबेंचर इशूड 1 अप्रैल 2016 को इशू हुए, तो इनके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा 1 अप्रैल। हाँ सॉरी, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, नहीं बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, हाँ ठीक है, वो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट के हिसाब से ले गया मैं उसको। 10% डिबेंचर इशूड ऑन 1 अप्रैल 16 को इशू किया है, 31 मार्च 17 को हम बना रहे, तो 1 साल का इनके ऊपर ब्याज बन गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड, इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर डिविडेंड दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इतनी सी बात हमको दे रखी है। अब देखो बड़ा सिंपली बन जाएगा ये, यहाँ पर चेक करो। इनकम में केवल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। इनकम में क्या है बेटा? केवल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितने की है? 10 लाख रुपए की। देखो अब क्वेश्चन में चेक करो, सेल्स दे रखा है ना 10 लाख का, वो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। एक्सपेंसेस में आ जाओ, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम, एडजस्टेड परचेज हमें दे रखा है डायरेक्टली। क्या दिया हुआ है बेटा आपको? डायरेक्टली एडजस्टेड परचेज आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो एडजस्टेड परचेज कितना आ गया बेटा यहाँ पर? 4 लाख। क्लियर? उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आ गया? वेजेज और सैलरी, टोटल हो गया 2 लाख। फाइनेंस कॉस्ट में 10,000 रुपए कहां से आए? बताओ कहां से आए? चेक करो क्वेश्चन के अंदर, फाइनेंस कॉस्ट में 10,000 रुपए कौन से आए हैं? ये ना 1 लाख के डिवेंचर, 10% इनके ऊपर इंटरेस्ट जाएगा ना, तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। डेप्रेशन अमोर्टाइजेशन ये हमको डायरेक्टली दे ही रखा है, कितने का है? 16,000 का। ठीक है ना बेटा? और क्या है? बस इसके अलावा देखो और कुछ दे रखा है क्या आपको? चेक करो, टोटल आ गया। डिविडेंड जो है ना, वो पे कब होता है? ध्यान देना, डिविडेंड कब पे होता है? डिविडेंड पे होता है टैक्स के बाद। डिविडेंड कब पे किया जाता है? आफ्टर टैक्स, क्योंकि डिविडेंड ना शेयर होल्डर्स का होता है, ओनर्स का, और ओनर्स को पैसा कब मिलता है? टैक्स पे करने के बाद। ठीक है ना? तो ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। सिंपल सा लॉजिक है यहां पर। है कोई डाउट? तो इसी के साथ आपका चैप्टर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू क्लास।